हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और दोस्तों 6 दिसंबर से हम लोगों का जो इतिहास का नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इसीलिए आज मैं इतिहास का भी पेपर लेके आई हूँ। ये पीवाईक्यू है। ये 2023 में फरवरी में हुआ था। तो आज हम लोग इस पूरे सेट को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कम समय में सॉल्व कर लें। और दोस्तों मैं साथ ही इसकी व्याख्या भी अच्छे से पढ़ते जाऊंगी और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के उसके आंसर भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। और व्याख्या पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होगा कि इसके जितने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसके जितने भी की पॉइंट्स बन रहे होंगे वो व्याख्या से हमारे कवर होते जाएंगे। इसलिए दोस्तों पीवाईक्यू पढ़ने से हमें ये फ़ायदा है कि हमारे एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और हमें जो पेपर पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या ऐसा क्या है जो रह गया लास्ट टाइम में हम नहीं पढ़ पाए, तो पीवाईक्यू से हमारा ठीक ठाक रिवीजन हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी पेपर 1 और 2 का जितना भी रिवीजन कराया जा सकता है पीवाईक्यू का वो मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों मैंने पेपर 1 की भी एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश की है, अच्छे से रिवीजन कराने की कोशिश की है। तो जो भी लोग लास्ट रिवीजन के लिए पेपर 1 की वीडियोस ढूंढ रहे हैं वो लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और मेरी प्लेलिस्ट भी अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कवर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध गुरु आलार निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थे? तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केशवतु के कलाम। केशवतु के कलाम। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिक्षक आलार केशपुत्र के कलाम गण से संबंधित थे। और आलार कलाम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक एवं योगी तथा सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। बुद्ध के समय समाज में सांख्य दर्शन का काफ़ी प्रभाव था और इससे बुद्ध भी काफ़ी प्रभावित थे। गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम को अपना प्रथम गुरु बनाया था। उनसे अकिंचन्यायतन नाम की अपूर्व समापत्ति की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन संतुष्टि न होने के कारण सत्य की खोज के लिए वे राजगृह चले गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस दार्शनिक ने विशिष्टाद्वैत के दर्शन का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य। इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। भारत के प्रमुख दार्शनिक रामानुजाचार्य 1017 से 1137 ईस्वी तक ने विशिष्टाद्वैत के दर्शन का प्रतिपादन किया था और भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य थे, जिन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इन्होंने यह मत रखा कि भक्ति तथा प्रपत्ति से प्रसन्न ईश्वर स्वयं मोक्ष प्रदान करता है। भक्ति प्रपत्तियां प्रसन्न ईश्वरेव मोक्षम ददाति। विशिष्टाद्वैत का अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। भक्ति तथा धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। मंडन मिश्र पूर्व मीमांसा दर्शन के आचार्य थे तथा ये कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। यही बाद में शंकराचार्य द्वारा शास्त्रार्थ में पराजित होकर सन्यासी हो गए और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा। माधवाचार्य 13वीं शताब्दी का विश्वास द्वैतवाद में था तथा ये आत्मा व परमात्मा को पृथक पृथक मानते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, महाभारत परियोजना का समालोचनात्मक संस्करण निम्नलिखित में से किसके प्रधान संपादकत्व में संपादित किया गया था? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, वी.एस. सुक्तांकर। विष्णु सीताराम सुक्तांकर 4 मई 1887 से 21 जनवरी 1943 तक, जिन्हें वी.एस. सुक्तांकर के नाम से जाना जाता है, ये संस्कृत के एक प्रसिद्ध भाषाविद और विद्वान थे। 1925 ईस्वी में वी.एस. सुक्तांकर ने पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में महाभारत परियोजना के समालोचनात्मक संस्करण के प्रधान संपादक का पद ग्रहण किया। वर्षों के अथक श्रम और कई प्रतिलेखों
एवं साथी विद्वानों की सहायता के बाद आदि पर्व यानी महाभारत की 18 पुस्तकों में से पहला खंड 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुछ वर्ष बाद 1933 ईस्वी में संपूर्ण आदि पर्व प्रकाशित हुआ। इस कार्य में महाभारत के लगभग 60 आंशिक पांडुलिपियों को भी 2 प्रमुख पाठों उत्तरी और दक्षिणी से संबंधित 10 अलग अलग लिपियों में मिलाना शामिल था। शाब्दिक आलोचन के उनके तरीकों का एक स्पष्ट और विस्तृत विवरण प्रोलेगोमेना के खंड में पाया जाता है। महाभारत पर उनके कुछ लेख सूक्तांकर स्मारक संस्करण के पहले खंड में संकलित किए गए। गंडरादित्य कौन थे? अगला क्वेश्चन है, गंडरादित्य कौन थे? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, चोल शासक। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। परांतक चोल का बड़ा बेटा राजकुमार राजादित्य तथा दूसरा पुत्र गंडरादित्य था। तक्कोलम के युद्ध जो कि 949 ईस्वी में हुआ था में परांतक प्रथम बुरी तरह से परास्त हुआ और उसका पुत्र चोल युवराज राजादित्य लड़ते हुए मारा गया। परांतक प्रथम की मृत्यु के बाद 955 ईस्वी से 985 ईस्वी अर्थात 30 वर्ष तक का समय चोल राजवंश का सर्वाधिक अशांति का काल माना जाता है। चोल शासक गंडरादित्य अपने पिता परांतक चोल प्रथम की तरह विस्तारवादी नहीं था। उसे चोल देश में धार्मिक कार्यों और मंदिर निर्माण में रुचि थी। वह भगवान शिव का भक्त था। उसने कई शिव मंदिरों का निर्माण भी कराया। उसके शासनकाल के दौरान कृष्ण तृतीय के नेतृत्व में टोंडी मंडलम पर राष्ट्रकूटों का कब्जा बना रहा, लेकिन गंडरादित्य ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने चिदम्बरम मंदिर में भगवान शिव पर एक भक्तिपूर्ण काव्य कृति थिरुविसप्पा की रचना की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म नहीं है? क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो इसमें कौन 3 यानी जैन धर्म है और एक जैन धर्म नहीं है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, यमक यानी कि निशीथ सूत्र, तत्वार्थाधिगम सूत्र और अभिधान चिंतामणि ये जैन ग्रंथ हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्दमक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ये ऑप्शन दोस्तों सही होगा, जस्टन। पश्चिमी भारत के कार्दमक वंश का संस्थापक जस्टन था। यह पूर्व में कुषाणों के अधीन सिंध क्षेत्र का क्षत्रप था। कालांतर में इसने महाक्षत्रप की उपाधि ग्रहण की तथा इसकी कुछ मुद्राओं पर उज्जैन चिन्ह मिलता है। संभवतः उसे सातवाहनों से उज्जैनी को जीत लिया था। कार्दमक वंशी शकों के शासन में ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ शासकों का प्रचलन था एवं जिसकी उपाधियां क्रमशः महाक्षत्रप तथा क्षत्रप होती थी। टालमी ने इसे जस्टन टियास्टेनेस नाम से संबोधित किया तथा उसकी राजधानी ओजनी या उज्जैनी बताई है। वृद्धावस्था में जस्टन ने अपने पुत्र जयदामन को क्षत्रप नियुक्त किया, किंतु इसकी असामयिक मृत्यु के बाद उसने अपने पौत्र रुद्रदामन प्रथम को क्षत्रप नियुक्त किया। अंधो अभिलेख 130 ईस्वी का क्षेत्र गुजरात में जस्टन और रुद्रदामन को सहशासक बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन प्रभा सूरी द्वारा रचित विविध तीर्थ कल्प में निम्नलिखित में से किस पवित्र शहर के बारे में एक खंड को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, मथुरा। विविध तीर्थ कल्प एक व्यापक रूप से उद्धृत जैन ग्रंथ है जिसकी रचना 14वीं शताब्दी में जिन प्रभा सूरी ने की थी। यह लगभग 60 कल्पों का संकलन है तथा इसके एक खंड में पवित्र शहर मथुरा के बारे में भी विवरण है। और जिन प्रभा सूरी ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में व्यापक रूप से यात्रा की और समकालीन घटनाओं के बारे में प्रकाश डाला है। मोहम्मद बिन तुगलक जिन प्रभा सूरी के साथ विचार विमर्श करता था एवं एक बार आधी रात तक बातचीत की। इनके मार्गदर्शन में वह स्वयं शत्रुंजय तथा गिरनार मंदिरों की यात्रा की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजा पर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ए कौशल इसका सही ऑप्शन होगा। राजा पर, ये एक राजा का नाम है, राजा पर कौशल राज्य से संबंधित थे। ऐतरेय एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि राजा पर ने इंद्र अभिषेक के साथ साथ अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था और 16 महाजनपदों में से एक कौशल महाजनपद की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा इक्ष्वाकु ने किया था और रामायण में इनकी राजधानी अयोध्या थी।
बुद्ध काल में यह उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल राजधानी 2 भागों में विभाजित हो गया तथा इनकी राजधानी क्रमशः साकेत तथा श्रावस्ती थी। और पुराणों में इक्ष्वाकु से लेकर प्रसेनजीत तक इतिहास मिलता है। प्रसेनजीत के समय कौशल महाजनपद पर उत्कर्ष पर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख की प्रति या कॉपी एक कटोरे पर उत्कीर्णित पाई गई है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा। 7वां दीर्घ शिलालेख जो था, जो ये शिलालेख शाहबाजगढ़ी में अशोक के 7वां दीर्घ शिलालेख की एक कटोरे पर, यह मूल रूप से गांधार क्षेत्र में स्थित था लेकिन वर्तमान में बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में जमा है। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेखों की लिपि खरोष्ठी है किंतु इन दोनों की भाषा प्राकृत है। अशोक के 7वें शिलालेख में लोगों को धर्म श्रावण के संदेश दिए गए हैं। अशोक के दूसरे, 5वें एवं 13वें शिलालेख में धर्म प्रचारक भेजने तथा विदेशी राजाओं या राज्य का उल्लेख मिलता है। अशोक की 14 विभिन्न राजाज्ञाएं या 14 बृहद शिलालेख हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। शाहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले में है और मानसेहरा पाकिस्तान का हजारा जिला, कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिला, गिरनार गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में और धौली तथा जौघड़ उड़ीसा प्रांत की पुरी तथा गंजाम जिला में, और एरगुड़ी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला और सोपारा महाराष्ट्र के थाना जिला में है। अगला क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो यह दर्शाता है कि जाति शिल्प से अनम्य तरीके से सहबद्ध नहीं थी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 10 ब्राह्मण जातक। बौद्ध ग्रंथ 10 ब्राह्मण जातक जो यह दर्शाता है कि जाति शिल्प से अनम्य तरीके से सहबद्ध नहीं थी। इस ग्रंथ में कुरु के युधिष्ठिर वंश के एक राजा कौरव्य तथा उसके सलाहकार विदुर के बीच वार्तालाप दिखाया गया है। इसमें राजा के द्वारा दिए गए अतुलनीय उपहारों के बारे में तथा योग्यता के मामले को देखा गया है। बौद्ध ग्रंथ यह भी बताते हैं कि जाति शक्ति से शिल्प से बंधी नहीं थी। क्षत्रियों को कुम्हार, टोकरी बनाने वाले, रसोइये और माला बनाने वाले के रूप में काम करते देखा गया, जबकि वैश्यों ने दर्जी, कुम्हार आदि के रूप में काम किया। ब्राह्मणों ने चिकित्सकों, व्यापारियों, पुलिसकर्मियों, शिकारियों, राजाओं के सेवकों आदि के रूप में काम किया। अगला क्वेश्चन है, चतुष्टिका नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आर्यदेव, ऑप्शन ए आर्यदेव। और आर्यदेव नागार्जुन के शिष्य थे और इन्होंने अपना जीवन बौद्ध के माध्यमिक परंपरा को मजबूत करते हुए समर्पित कर दिया। आर्यदेव का जन्म श्रीलंका में एक शाही परिवार में हुआ था और कम उम्र में वे एक भिक्षुक बन गए तथा राजा उदयभद्र के सातवाहन राज्य में नागार्जुन से शिक्षा प्राप्त करने के लिए दक्षिण भारत जाने से पहले बौद्ध धर्म ग्रंथों त्रिपिटक की अच्छी तरह से अध्ययन किया। आर्यदेव ने उस समय शिवभक्त मात्र चेता को नालंदा में वाद विवाद में पराजित किया था। आर्यदेव कई वर्षों तक नालंदा में रहे तथा उन्हें अपनी सारी शिक्षाएं सौंप दी। इन्होंने दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में मठों का निर्माण कराया तथा बड़े पैमाने पर महायान परंपरा की शुरुआत की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हथनौरा प्रतिरूप निम्नांकित किससे संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, होमो इरेक्टस। हथनौरा प्रतिरूप होमो इरेक्टस से संबंधित है। सन 1982 में होशंगाबाद जो एमपी में है के पास नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा नामक गांव में अरुण सोनकिया को होमोनिड मानव कपाल की प्राप्ति हुई। यह मानव कपाल 30 वर्षीय युवती का अवशेष था। इससे पहले यहाँ एक होमो इरेक्टस के रूप में, फिर स्वयं होमो सैपियंस के एक आदिम संस्करण के रूप में, फिर होमो हिंडेलबर्गेंसिस के रूप में वर्गीकृत किया गया। यहाँ से प्राप्त पूर्ण खोपड़ी 5 लाख वर्ष पुरानी है। यह भारत की नहीं, दक्षिण एशिया में आदि मानव का प्रथम जीवाश्म है। सन 1997 में A.R. सांख्यन ने हथनौरा से महत्वपूर्ण खोज की घोषणा की, जिसमें मध्य व पुरापाषाण कालीन औजारों, पशु जीवाश्मों के साथ होमोनिड कंधे की एक हड्डी प्राप्त हुई। माना जाता है कि 1.8 मिलियन और 2 लाख साल पहले होमो इरेक्टस पृथ्वी पर रहते थे। अमेरिकी विद्वान केनेथ A.R. कैनेडी और जॉन द्वारा किए गए शोध अध्ययन को द फॉसिल होमोनिड फ्रॉम द नर्मदा वैली इंडिया होमो इरेक्टस या होमो सैपियंस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरवैनी का वह
पुरातात्विक स्थल जहाँ से आरंभिक पुरापाषाणिक शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं वह निम्नांकित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, जम्मू। उत्तरवैनी पुरातात्विक स्थल से आरंभिक पुरापाषाणिक शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह स्थल वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ से आरंभिक पुरापाषाणिक शिल्प की कलाकृतियाँ 1.6 मिलियन वर्ष, वर्तमान में संशोधित 2.8 मिलियन वर्ष की आयु की मानी जाती हैं। यह स्थल आज के समय में भारत का प्राचीनतम ज्ञात पुरातात्विक स्थल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीडवाना झील पर अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह के द्वारा 1971 में राजस्थान की 3 झीलों डीडवाना, सांबर और लूनकरण सर के पैलियोलॉजिकल अध्ययन में परिपक्व चरण के दौरान आर्द्र जलवायु की परिकल्पना की गई है और शिलाफलक के आधार पर डीडवाना का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास वर्षा में तेज गिरावट आई थी। इसकी खुदाई से पता चलता है कि यह एक निम्न पुरापाषाण संस्कृति का स्थल है और यहाँ से मानव जाति के सबसे पुराने पूर्वजों में से एक की गतिविधियाँ प्राप्त हुई हैं। डीडवाना झील नमक की प्रसिद्धि के कारण मध्यकालीन मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना था, जहाँ से नमक तैयार करके पूरे भारत में भेजा जाता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नेता ने सुभाष चंद्र बोस पर आधारित फिल्म हेतु भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित फुटेज तस्करी के माध्यम से प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित फिल्म हेतु भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित फुटेज तस्करी के माध्यम से प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लौह पुरुष तथा सरदार की उपाधि से विभूषित वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाल नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह से राजनीतिक जीवन प्रारंभ करते हुए अनेक आंदोलनों में हिस्सा लिया था। 1933 में विट्ठल भाई पटेल की संपत्ति के मामले में वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के बीच कुछ समय के लिए तनाव दिखाई पड़ता है, लेकिन कई वर्षों बाद 1946 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्यों की देश वापसी के वक्त पटेल ने उनका साथ देकर दोनों पक्षों के बीच चली आ रही कटुता को कुछ हद तक क्षतिपूर्ति की और INA कई भारतीय भाषाओं में तथा कई फिल्मों का स्रोत या महत्वपूर्ण संदर्भ भी रहा है। 1950 में विमल रॉय और INA के दिग्गज नजीर अहमद की फिल्म पहला आदमी थी। 1950 में ही रमेश सहगल की हिंदी फिल्म समाधि थी तथा यह फिल्म सिंगापुर में उस समय के आसपास एक काल्पनिक नाटक थी। संगीत में INA का मार्चिंग गीत कदम कदम बढ़ाया जा तब से भारत में एक प्रसिद्ध देशभक्ति गीत बन गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली रोमन कैथोलिक धर्म प्रचारक था जिसने कुछ प्राथमिक विद्यालयों और कुछ अनाथालयों को खोलने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट डी नोबेल। पुर्तगाली रॉबर्ट डी नोबेल ने 1577 से 1656 ईस्वी रोमन कैथोलिक धर्म प्रचारक था जिसने कुछ प्राथमिक विद्यालयों और कुछ अनाथालयों को खोलने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। रॉबर्ट डी नोबेल दक्षिण भारत में एक इतावली जेसुइट मिशनरी के रूप में आया था। इन्होंने भारत के कई स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाते हुए ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अनुकूलन की एक नई पद्धति का प्रयोग किया जो उनके विचार में ईसाई धर्म के विपरीत नहीं थे। ये 1605 ईस्वी में पश्चिमी भारत के गोवा में पहुंचे थे। केरल के कोचीन में थोड़े समय के प्रवास के बाद इन्होंने नवंबर 1606 ईस्वी में तमिलनाडु के मदुरै में निवास किया। ये जल्द ही स्वयं को ज्ञान का शिक्षक कहने लगी तथा इन्होंने अपने शिक्षक शिव धर्म की सहायता से संस्कृत, तेलुगु और तमिल भाषाओं और साहित्य में महारत हासिल की। इनकी पद्धति से उनके साथी जेसुइट और गोवा के आर्क बिशप क्रिस्टोवाओ डी सा ई लिस्बोआ के बीच एक भयंकर विवाद खड़ा कर दिया। इस विवाद को पोप ग्रेगरी 15 ने 31 जनवरी 1623 ईस्वी को जारी किए गए संविधान रोमन सेडिस एंटिस्टेस के साथ सुलझाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मॉनियर
विलियम्स को उनके संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश को तैयार करने में सहायता की थी। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मॉनियर विलियम्स को उनके संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश को तैयार करने में सहायता की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये इसका सही ऑप्शन सी होगा, सन्यासी विद्रोह से। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इस उपन्यास में राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया गया है और सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1763 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1926 से 27 में एक विधायक के रूप में जीडी बिरला ने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, नेशनलिस्ट पार्टी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने लाला लाजपत राय के सहयोग से सन 1926 ईस्वी के लगभग नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया था और 1926 में विधान परिषद के चुनाव होने वाले थे, जिसमें स्वराज पार्टी के साथ नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार भी भाग ले रहे थे और अतः 1926-27 के चुनाव में नेशनलिस्ट पार्टी के टिकट पर एक विधायक के रूप में जीडी बिरला ने चुनाव लड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1852 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन के लिए गुजराती भाषा में सत्यप्रकाश प्रारंभ किया था? इसका बी ऑप्शन सही होगा, करसनदास मुलजी। करसनदास मुलजी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पलामू के चेरो और खैरवार एकजुट हुए थे? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, पीताम्बर शाही। 1857 के विद्रोह के समय पलामू छोटा नागपुर पठार का सबसे प्रभावित जिला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। हिंदुत्व पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया है और उनके द्वारा लिखित इस पुस्तक से हिंदुत्व के प्रमुखतम अभिलक्षण सप्त सिंधु से प्रथमतः उदय होने वाला राष्ट्र बौद्ध धर्म के अभ्युदय तथा इस कारण हिंदू नाम को असाधारण महत्व प्राप्त होना आदि जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने काला पानी, मैजनी चरित्र, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तकें भी लिखी हैं। और दोस्तों इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे 10 मई 1907 ईस्वी में इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई थी और 1910 तथा 1911 में 2 बार उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चौथ आय का भाग नहीं था? तो दोस्तों डी ऑप्शन इसका सही होगा, नाग भाग। मराठा प्रशासन में राजस्व के प्रमुख स्रोत चौथ एवं सरदेश मुखी थे। चौथ कुल राजस्व का 25% होता था, जिसको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता था। और पहला था बब्ती, राजा अथवा शासक के लिए आरक्षित था, यह कुल आय का 25% था। दूसरा है मोकासा, सैनिकों के रखरखाव के लिए मराठा सरदारों और प्रमुखों को दिया जाता था, यह कुल आय का 66% था। और तीसरा है सहोत्रा, पंत सचिव को दिया जाता था, जो कुल आय का 6% था। और चौथा है नाद गोंडा, विभिन्न व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए कुल आय का 3% भाग निर्धारित किया जाता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मलय के ताइपिंग में सितंबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की एक नई रेजिमेंट स्थापित की गई, जिसके सिपाहियों ने इसे ब्रिगेड के नाम से उद्बोधित किया था। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सुभाष ब्रिगेड। मलय के ताइपिंग में सितंबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की एक नई रेजिमेंट स्थापित की गई, उसके सिपाहियों ने इसे सुभाष ब्रिगेड के नाम से उद्बोधित किया और शाहनवाज खान को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। सुभाष ब्रिगेड एक छापामार ब्रिगेड का नाम था। 24 जनवरी 1944 को जापान के प्रधान सेनापति के साथ वार्तालाप किया गया। शाहनवाज जापानी आक्रमण करने के साथ साथ कलकत्ता पर बमबारी करना चाहते थे। और दोस्तों देख लीजिए, 23 फरवरी 1944 को रंगून से सुभाष ने इस ब्रिगेड को जीत हासिल करने के लिए रवाना किया था और इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए आगे बढ़ी। उसने
पर कब्जा किया और यही राष्ट्रीय झंडा फहराया गया तथा INA ने राष्ट्रीय गीत गाया। जब यह युद्ध चल रहा था तो तब सुभाष ने रंगून रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी होगा, मार्टिन्स बर्ड। मार्टिन्स बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था और मैकेंजी के महालवाड़ी प्रस्तावों को 1822 में रेगुलेशन 7 के माध्यम से कानूनी रूप दे दिया गया था और इस रेगुलेशन के तहत भूमि का और भू उपज का 8% निश्चित किया गया था। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के रिशिरा में 1855 में प्रथम जूट कताई मिल की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा डी, जॉर्ज ऑकलैंड। जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा भारत में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा जो पश्चिम बंगाल में 1855 में प्रथम जूट मिल कताई मिल की स्थापना की गई थी और जूट में कटाई मशीनरी डंडी ने इनके द्वारा भारत में लाई गई थी। 1859 में पहली बिजली चालित बुनाई का कारखाना स्थापित किया गया था। जूट पूर्वी भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर नकदी खेती के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों भारत में जूट के कारखानों की संख्या 1885 ईस्वी में 11 से बढ़कर 1947 ईस्वी में 116 हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, अंतरधर्म विवाह संघ। अंतरधर्म विवाह संघ गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था। यह विशेष विवाह अधिनियम 1954 विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच धर्मांतरण के बिना विवाह को नियंत्रित करता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म तृतीय रत्न एक्सपोजर ऑफ द पुरानाज की रचना की थी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1885 ईस्वी में धर्म तृतीय रत्न की रचना की थी और 19वीं सदी के प्रख्यात समाज सुधारक और विचारक ज्योतिबा फुले ने समाज के निचले तबके की लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया था और 1873 ईस्वी को ज्योतिबा फुले ने महिलाओं, शूद्र और दलित समूहों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्य शोधक समाज का गठन किया था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में गुलामगिरी और सेतक रायाचा आसुद शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन अध्येता है जिसने किसी भी भारतीय भाषा को सीखे बिना भारतीय बौद्धिक इतिहास पर विस्तार से लिखा था? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, GWF हेगल। जर्मन अध्येता GWF हेगल ने किसी भी भारतीय भाषा को सीखे बिना भारतीय बौद्धिक इतिहास पर विस्तार से लिखा था। दार्शनिक आंदोलनों का संग्रह जो 19वीं सदी में इनके विचार से विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनो इतिहास या साइको हिस्ट्री के प्रादुर्भाव को प्रेरित किया? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सिगमंड फ्राइड। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, लियोपोल्ड वॉन रॉन्के के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, वे स्वच्छंदतावाद के जनक थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसान विद्रोह का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, WC स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कल्हड़ के पश्चात राजतरंगिणी का लेखन किसने जारी रखा था? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, जॉन राज ने। कल्हड़ के पश्चात राजतरंगिणी का लेखन कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन के काल में जॉन राज ने किया था। इसमें 1459 ईस्वी तक की घटनाएं लिखी गई हैं। आगे आबिदीन के ही काल में श्रीवर ने इसमें 1480 ईस्वी तक की घटनाओं का संकलन किया और राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना कश्मीर के कवि कल्लड़ ने राजा जयसिंह के समय 1148 से 49 ईस्वी में किया था, जिसमें कश्मीर के राजवंशों का इतिहास दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की खानकाह गियासपुर में यमुना नदी के किनारे थी? तो दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने कहा था कि विजयनगर ने तमिल देश पर गैर तमिलों के नियंत्रण और तेलुगु योद्धाओं तथा किसानों के तमिलनाडु में प्रवसन को प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, बर्टन स्टीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान बाहरी विश्व के लोगों के साथ करीबी कूटनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का पक्षधर था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बाहरी विश्व के लोगों के साथ करीबी कूटनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का पक्षधर था। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने चीन, इराक, मिस्र एवं सीरिया आदि देशों के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित कर राजदूतों का आदान प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, खुराक ए दवाब शब्द का आशय है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, पशुओं हेतु चारा। खुराक ए दवाब मुगल काल में एक प्रकार का कर था जो आम जनता से बादशाह के पशुओं के चारा पानी की व्यवस्था करने के लिए लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने अपने अनुयायियों के समक्ष गृहस्थ संत का आदर्श प्रस्तुत किया? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, गुरु अमरदास। सिख गुरुओं में गुरु अमरदास ने अपने अनुयायियों के समक्ष गृहस्थ संत का आदर्श प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, फ्रंकोइस बर्नियर। और दोस्तों इसने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर नाम से लिखा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने यह कहा था कि फिल्म हमारे मस्तिष्क को खोल सकती है अन्य ज़्यादा विविध और मानवीय कम साहित्यिक अतीत की समझ के प्रति? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, पियरे सार्लिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ए बी डी ई। ए बी डी ई, सिर्फ सी जो है वो सही नहीं होगा। दोस्तों देख लीजिए, ए क्या है, मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन के बांटो और छोड़ो नारे को अंगीकार किया। बी है, भारतीय नौसैनिक रेटिंग्स का विद्रोह बॉम्बे में फरवरी 1946 में शुरू हुआ। सी, लॉर्ड माउंटबेटन ने अगस्त 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए नेहरू को आमंत्रित किया था। डी, वी.डी. सावरकर को 1938 में हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया। ई, लॉयड जॉर्ज ने स्टील फ्रेम भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ए है, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। बी है, बौद्ध महासंघ कश्मीर में आयोजित हुई थी। सी है, कनिष्क ने तक्षशिला का निर्माण कराया था। डी है, यूनानी वास्तुविद एजिसाल द्वारा पेशावर में स्तूप का निर्माण किया गया था। और ये है, नागार्जुन और अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही होगा, ए बी डी ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि इसमें सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ में अधिनियम दिया गया है और दूसरी तरफ उसका सन दिया गया है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में, धार्मिक सक्षमता अधिनियम 1850 में, पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1854 और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान संगीत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फकीरुल्लाह ने राग दर्पण शीर्षक संगीत प्रबंध की रचना की। बी है, औरंगजेब की पुत्री जेबू निशा संगीत की संरक्षिका थी। सी है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नक्शबंदियों ने संगीत का परित्याग कर दिया। और डी है, मोहम्मद आजम ने संगीत को अत्यधिक आघात पहुंचाया। ई है, टैवर्नियर ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान संगीत की स्थिति के संदर्भ में उल्लेख नहीं किया है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, केवल ए और बी। मुगल शासक औरंगजेब संगीत व नृत्य विरोधी था। उसके काल में संगीत का विकास अवरुद्ध हो गया, हालांकि व्यवहारिक रूप से संगीत व नृत्य चलते रहे। औरंगजेब खुद एक
कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब के संरक्षण में फ़कीरुल्लाह ने मानकुतहुल का अनुवाद राग दर्पण नाम से किया तथा इसे औरंगजेब को समर्पित किया। औरंगजेब के समय में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई और इसी समय औरंगजेब के पुत्र जेबुन्निसा ने भी संगीत को संरक्षण दिया। अगला क्वेश्चन है, एकता पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों ए है, एकता पद्धति गौरी साम्राज्य से प्रत्यक्षता दिल्ली सल्तनत द्वारा ली गई थी। बी है, मिनहाज सिराज तबकात नासरी हमें अनेक साक्ष्य प्रदान नहीं करती है कि 13वीं सदी के दौरान एकता पद्धति वैसे कार्य करती थी। सी है, प्रत्येक एकता में सेना या अधीक्षक की नियुक्ति की जाती थी। डी है, बलबन ने एकता पर शाही नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे। ई है, एकता पद्धति फारसी प्रशासन की प्रतिकृति थी। तो इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए अगले में देखते हैं, अकबर के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए है, मकबरा एक बहुमंजिला संरचना है। बी है, जहांगीर ने वर्ष 1614 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया था। सी है, पहली 3 मंजिलें स्तंभ वाली हैं। डी है, मंजिल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, ऊपरी मंजिल। और ई है, मकबरे का आधार जहांगीर के मकबरे के समान है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। अकबर का मकबरा 1614 ईस्वी में बना, जो जहांगीर के काल में निर्मित पहली इमारती संरचना है। यह मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इस मकबरे में कुल 5 मंजिलें हैं। अकबर की कब्र पहली मंजिल पर है। इसकी पहली 3 मंजिलें स्तंभों वाली हैं तथा ऊपरी मंजिल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित की गई है। यह अपने प्रकार का अनूठा मकबरा जो गुंबद विहीन है। इस मकबरे पर ईश्वर के 99 नामों का उल्लेख हुआ है। अकबर का मकबरा बौद्ध शैली के अधिक नज़दीक है और इस मकबरे का द्वार मक्का की ओर न होकर पूर्व की ओर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ए है, पेंटिंग मुगल शासकों की वरीयता से प्रभावित नहीं थी। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी और डी। मध्यकालीन भारत में चित्रकला का वास्तविक विकास मुगलों के शासनकाल में हुआ। मुगल चित्रकला शैली के विषय मुख्यतः शाही दरबार, सांस्कृतिक दृश्य, पौराणिक कथाएं व प्राकृतिक जीवन से संबंधित होती है। मुगल बादशाहों में अकबर ने चित्रकला के लिए एक अलग कार्यशाला स्थापित किया था और शाही मुगल चित्रकार भारत, फारस और मध्य एशिया तीनों से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान धन एवं मूल्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने धन के प्रसार में द्रुत परिवर्तन चिन्हित किया। बी है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व पंजाब एवं दिल्ली क्षेत्र के सामान्य मुद्रा देहलीवाल कहलाती है। सी है, इल्तुतमिश ने लगभग 170 ग्रेन के तांबे से बने टंका का प्रारंभ किया। डी है, पंजाब व दिल्ली क्षेत्र के आरंभिक सिक्कों का उल्लेख 1198 के कुतुब मस्जिद अभिलेख में हुआ। और ई है, कन्नौज के गहरवालों ने कुछ सोने के सिक्के जारी किए जिस पर सरस्वती का चित्र है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए बी टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर को व्यापक मात्रा में आर्टिलरी उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। इसमें निम्नलिखित सही है। ए है, तूफांग। बी है, तोप। सी है, डेग। डी है, ब्यूतात। ई है, जर्ब जान। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, ए बी सी ई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, बायजीद रोशन ने सूफी मार्ग और उसके 8 सोपानों के अनुसरण का प्रबल समर्थन किया। नीचे दी गई तालिका निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? ए शरीयत, बी तरीकत, सी हकीकत, डी मारिफत, ई बुसलत। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी होगा, ए बी सी डी ई। दोस्तों हम लोग अपनी वीडियो अभी ये वाली वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ें, जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनके नोट्स बना लें और अच्छे से रिवीजन करें। 6 तारीख को ही हमारा हिस्ट्री का
एग्ज़ाम है और सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।